हेलो एवरीवन, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। फिर शुरू करेंगे आज की हमारी धमाकेदार क्लास। चलते हैं हमारे सफ़र पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान बताना है आपको। राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है या पंजाब का है। जब आपको आंसर देने के लिए कहा जाए तब ही उसका जवाब दीजिए। पहले जवाब देते हो, उसके पहले की बात पूरी सुनते नहीं हो, फिर जवाब गलत हो जाता है। कोई कहता सर इसका ये होगा, इसका ये होगा। पहले सवाल को पूरा सुना करिए। उससे रिलेटेड 4 सवाल और बताता हूँ मैं, वो आप मिस कर देते हो। ये एक सवाल नहीं है, इसके अंदर 4 सवाल हैं। तो दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पूछा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन सी वाला उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। जो भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो पशुधन है वो किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा जो पशुधन है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पर है? राजस्थान में। दूध उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं राजस्थान में। और 90% जो ऊँट होते हैं पूरे भारत के वो कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अंडा उत्पादन होता है? ध्यान से दीजिएगा सवाल का जवाब। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अंडा उत्पादन होता है? बताइए जल्दी से। भारत के किस राज्य में अंडा उत्पादन सर्वाधिक होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। जिसने जवाब दिया है आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। और जिसने जवाब दिया है राजस्थान, आपका जवाब गलत है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अंडा उत्पादन होता है? सर्वाधिक अंडा उत्पादन होता है राजस्थान में। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अंडा उत्पादन होता है। मैं कमेंट की वजह से कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसीलिए मैं कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ आपके। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में अंडा उत्पादन सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक अंडा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन किस जिले का है? ध्यान से, राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन किस जिले का है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर या बीकानेर। बताइए जल्दी से। राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन किस जिले का है? बताइए जल्दी से, किसका है? ए, बी, सी या डी। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में जो सर्वाधिक अंडा उत्पादन होता है वो होता है अजमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन कहाँ पर होता है? अजमेर में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक अंडा उत्पादन देने वाली नस्ल का नाम बताइए, तो सर्वाधिक अंडा उत्पादन देने वाली जो नस्ल होती है उसका नाम है व्हाइट लैंगहॉर्न। क्या नाम है? व्हाइट लैंगहॉर्न है। वो लगभग 260 अंडे देती है एक साल में। एक साल में वो लगभग 260 तक अंडे दे देती है। और जो उसका उत्पत्ति स्थान अगर पूछ लें तो उसका उत्पत्ति स्थान है इटली। कौन सा है? उत्पत्ति स्थान उसका इटली है। 260 अंडे देती है और व्हाइट लैंगहॉर्न नस्ल का नाम है, सर्वाधिक अंडा देने वाली नस्ल है। अगला सवाल है हमारा, बकरे के मांस को कहा जाता है। ये सवाल अधिकतर स्टूडेंट्स गलत करते हैं और ये सवाल बार बार पूछा भी जाता है। मैं बताऊंगा इसका पूरा रीज़न क्या है, ये किस प्रकार से होता है। जवाब दीजिए। ऑप्शन ए चेवन, ऑप्शन बी पोर्क, ऑप्शन सी बीफ और ऑप्शन डी मटन। जल्दी से, बकरे के मांस को कहा जाता है चेवन, पोर्क, बीफ या मटन। बताइए जल्दी से, बकरे के मांस को कहा जाता है चेवन, पोर्क, बीफ या मटन। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या कहा जाता है बताना है आपको। बकरे के मांस को क्या कहा जाता है? जिसने जवाब दिया है मटन, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। यही स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं हर बार। बकरे के मांस को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट हर बार यही गलती करते हैं। बकरे के मांस को पूछते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ, हम तो सामान्य भाषा में उसको मटन कहते हैं, जबकि बकरे के मांस को कहते हैं चेवन। चाहे बकरा हो या बकरी हो, उसके मांस को क्या कहेंगे? उसके मांस को चेवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेवन कहा जाता है। तो ध्यान रखना, बकरे के मांस को क्या कहेंगे? चेवन कहेंगे। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र पूछा है, कहाँ पर है? जयपुर में है, अजमेर में है, उदयपुर में है या बीकानेर में है? बताइए जल्दी से।
जो नए आए हैं जल्दी से जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बताना है आपको। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जयपुर, अजमेर, उदयपुर या बीकानेर। जिसने जवाब दिया है बीकानेर, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो ऊंट सर्वाधिक जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? बीकानेर में है। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। पूरे भारत के लगभग 90% ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। और जो ऊंट है वो मुख्य रूप से भारत की पैदाइश नहीं है। जो ऊंट होता है, ऊंट जो पशु होता है वो मुख्य रूप से भारत की पैदाइश नहीं है। इसे पुराने समय में लगभग आज से 500-600 साल पहले राजा महाराजा के समय इसे ईरान और इराक से लाया गया था। इस पशु को ईरान या इराक से इसको लाया गया था। अगला सवाल है हमारा, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा है आपसे। सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट बताना है आपको। शाहपुरा, अजमेर, उदयपुर या टोंक। A, B, C या D बताइए जल्दी से कौन सा जवाब सही होगा। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र शाहपुरा, अजमेर, उदयपुर या टोंक। जिसने जवाब दिया है टोंक, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है वो क्या है, वो कहाँ पर है? वो है टोंक में। और ये टोंक के अंदर एक टाउन है, उसका नाम है मालपुरा, वहाँ पर है। और मालपुरा के अंदर भी एक छोटी सी जगह है, ये एक गांव है अविका नगर। तो अविका नगर मालपुरा टोंक में है, ठीक है। और अविका किसको कहते हैं? अविका कहते हैं भेड़ को। भेड़ को क्या कहते हैं? अविका कहते हैं। और उसी के नाम पर उस क्षेत्र का नाम पड़ गया अविका नगर। और अविका नगर मालपुरा टोंक में क्या है? केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अविका नगर मालपुरा टोंक में है। और यहाँ से 2 नस्लें भी विकसित की गई है। यहाँ पर से 2 नस्लें विकसित की गई हैं और उन नस्लों का नाम है, एक तो अविका वस्त्र और एक अविका पाल। कौन कौन सी है? अविका वस्त्र और अविका पाल। और एक जो अविका पाल है उसका दूसरा नाम है अविकालीन। कौन सा है? अविकालीन। तो अविका वस्त्र और अविकालीन 2 नस्लें हैं। अविका वस्त्र और अविकालीन 2 नस्लें हैं। हाँ, अविका पाल नहीं है, लेकिन कभी कभी उसको अविका पाल भी बोला जाता है। तो अविका वस्त्र और अविकालीन 2 नस्लें हैं। कहाँ से निकली हैं? वो निकली है केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, यानी कि सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? अविका नगर मालपुरा टोंक में है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल है हमारा, भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंस पाई जाती है? जवाब दीजिए। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंस पाई जाती है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 57% और ऑप्शन डी 65%। बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 57% और ऑप्शन डी 65%। 4 ऑप्शन हैं। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका जवाब। बताइए जल्दी से। फिर आपको एक मस्त ट्रिक भी बताऊंगा पशुओं की नस्लें याद करने की। तो भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंस पाई जाती है? लगभग 57% भैंस पाई जाती है। लगभग 57% भैंस कहाँ पर पाई जाती है? विश्व की सिर्फ और सिर्फ भारत में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लें कि विश्व में सबसे उत्तम नस्ल की भैंसें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो विश्व में सबसे उत्तम नस्ल की भैंस भी कहाँ पर पाई जाती है? भारत में ही पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, और इससे रिलेटेड एक सवाल और बता दूं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे अधिक भैंसें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो उसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अगर पूछ ले भारत में सबसे अधिक गाय कहाँ पर पाई जाती है, तो उसका जवाब होगा मध्य प्रदेश। भैंस का उत्तर प्रदेश और गाय का मध्य प्रदेश। वापस से सुन लीजिए, भैंस कहाँ पर पाई जाती है? भैंस सर्वाधिक पाई जाती है उत्तर प्रदेश में और गाय पाई जाती है मध्य प्रदेश में। और जो दूध उत्पादन है सर्वाधिक वो है उत्तर प्रदेश का। अगला सवाल है हमारा, अब समझने वाले क्वेश्चन आएंगे थोड़े थोड़े। पशुओं की कम उम्र में चयन करने की विधि है। पशुओं की कम उम्र में चयन करने की विधि है। संतति चयन, वंशावली चयन, गुणांकन चयन और वैक्तविक चयन। बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए संतति, ऑप्शन बी वंशावली, ऑप्शन सी गुणांकन और ऑप्शन डी वैक्तविक चयन। बताइए फिर इन तीनों का मतलब भी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। जिसने जवाब दिया है वंशावली चयन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पशुओं की
उम्र ज्ञात करने की या पशुओं की जो कम उम्र में चयन करने की जो विधि होती है, उस विधि का नाम है वंशावली चयन। अब वंशावली चयन क्या होता है? देखो, वंशावली चयन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जो पुराने पशु हैं वो उत्तम नस्ल के पशु हैं, तो उनसे जो आगे जो वंश पैदा होगा या जो बछड़ा पैदा होगा वो भी क्या होगा? उत्तम नस्ल का होगा। तो उसमें वंशावली चयन में हम क्या करते हैं? वंशावली चयन में हम बछड़े के माता पिता के गुणों के आधार पर क्या करते हैं? उस नस्ल का चयन करते हैं। जैसे ये बछड़ा है तो ये जो हमें नया बछड़ा मिला है या नया बछड़ा पैदा हुआ है, इसके माता पिता गुणों में श्रेष्ठ हैं या नहीं है। अगर गुणों में वो श्रेष्ठ हैं, दूध उत्पादन अच्छा देते हैं, तो इसके जो जनक है वो गुणों में श्रेष्ठ है, तो इनका जो वंश है वो भी क्या होगा? गुणों में श्रेष्ठ होगा। तो उनके जनकों के आधार पर क्या किया जाता है? इस विधि में चयन किया जाता है। संतति चयन ये हो गया। और ये गुणांकन तालिका में क्या होता है? गुणांकन तालिका में जो पशु होता है उसके गुणों के आधार पर, उसका शरीर कैसा है, दूध उत्पादन कैसा है, उसकी जो ब्यात है वो कितने समय की है, किस प्रकार से वो दूध दे रहा है, दूध में वसा की मात्रा कितनी है, ये सब पशु के गुण हैं। तो इसकी एक तालिका बनाई जाती है जिसको गुणांकन तालिका बोलते हैं। फिर उस आधार पर क्या किया जाता है? उस आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। तो ये कुछ विधियाँ थी। अगला सवाल है गाय वे, इसमें दो ही ये मेन थी इसलिए मैंने बता दिया आपको दोनों, ये दोनों वंशावली और गुणांकन मुख्य है। अगला सवाल है गाय में भैंस की औसत आयु। अब कहोगे सर ये तो बिल्कुल इजी सवाल है। इजी सवाल नहीं है आपका, सबका कभी गलत होगा, आप गलत जवाब दोगे। जो स्टूडेंट ब्राइट हैं वो तो सही देंगे, बाकी सारे ब्राइट स्टूडेंट हो, आप उम्मीद करता हूँ सारे ही अच्छा जवाब देंगे। लेकिन ये ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। एक बार पूछा गया था एक औसत बकरी को बैठने के लिए कितने वर्ग फुट स्थान की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो गाय भैंस की औसत आयु बतानी है आपको। ऑप्शन ए 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन बी 20 से 30 वर्ष, ऑप्शन सी 24 से 27 वर्ष और ऑप्शन डी 12 से 15 वर्ष। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है 20 से 30 वर्ष, बिल्कुल सही जवाब है। जो औसत आयु होती है वो कितनी होती है? 20 से 30 वर्ष। कितनी होती है? गाय भैंस की औसत आयु कितनी होती है? 20 से 30 वर्ष की समथिंग होती है। और बाकी जो ऑप्शन है उसमें ये नहीं होगा। वैसे अब आप कहोगे सर 24 से 27 वर्ष भी ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन 20 से 30 का जो एवरेज होता है वो बिल्कुल सही है। तो 20 से 30 के बीच में 24 भी आ गया, 27 भी आ गया। तो 24 अगर ज़्यादा हो जाता है, कम से कम पशु जो जीता है वो 20 साल जीता है और अधिक से अधिक 23 साल, इससे ज़्यादा 30 साल, इससे ज़्यादा नहीं जीता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अलग डाटा हो सकता है आपका, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर जो पशुओं की आयु होती है वो अलग अलग होती है। तो औसत है, औसत में ऐसे सवाल आ सकते हैं। अगला सवाल है पशुओं में कर्तन दंत की संख्या होती है। कर्तन दंत पूछे हैं जो काटने वाले दांत होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। दांतों में से ये वाला सवाल बार बार पूछा जाता है। पशुओं में कर्तन दंत की संख्या होती है 4, 6, 8 और 10। बताइए जल्दी से पशुओं में कर्तन दंत की संख्या कितनी होती है? 4, 6, 8 और 10 बताना है आपको पशुओं में कर्तन दंत की संख्या। जिसने 10 जवाब दिया है आपका जवाब गलत है, और जिसने जवाब दिया है 8 बिल्कुल सही जवाब है। पशुओं में कर्तन दंत की संख्या कितनी होती है? पशुओं में जो कर्तन दंत होते हैं वो मुख्य रूप से किसके काम आते हैं? वो काटने के काम आते हैं। भोजन को छोटे छोटे या टुकड़ों में काटने के लिए क्या काम आते हैं? कर्तन दंत काम आते हैं। और पशुओं में जो कर्तन दंत होते हैं उनकी संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। अगर आपसे कील दांत पूछ ली जाए तो कील दांत कितने होंगे? 0, क्योंकि कील दांत पाए जाते हैं जो मांसाहार वाले जीव होते हैं उनमें। तो कील दांत पशुओं में नहीं पाए जाते हैं। और कर्तन दंत होते हैं 8। अगला सवाल है, देखो ये क्वेश्चन आए गए हैं। पशुओं में कील दांत पाए जाते हैं 4, 6, 8, 0। बताइए जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कितने कील दांत पाए जाते हैं। जस्ट अभी बताया है मैंने आपको। पशुओं में जो कील दांत पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 0। कितने पाए जाते हैं? 0 पाए जाते हैं, 0। और कर्तन दंत पाए जाते हैं 8। अब कील दांत क्या होते हैं? देखो कील दांत मुख्य रूप से उन पशुओं में पाए जाते हैं
जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर हो गया या बाघ हो गया या भालू हो गया, उसमें नुकीले कील के साइज़ के दांत पाए जाते हैं और वो कील के साइज़ के जो दांत होते हैं वो मांस को पकड़ने में और उसको जल्दी से चीरने फाड़ने में सहायता करते हैं। तो हमारी जो गाय भैंस भेड़ बकरी होती है वो मांसाहारी नहीं होती है, वो शाकाहारी होती है, तो उसमें कील दांत नहीं पाए जाते हैं। उनमें कील दांत के स्थान पर कर्तन दांत पाए जाते हैं, जो चारे को, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने का कार्य करती है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, गाय भैंस भेड़ बकरी में कुल कितने दांत पाए जाते हैं? गाय भैंस भेड़ बकरी में कुल कितने दांत पाए जाते हैं? जिसको इजी लग रहा है सवाल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सारे बेसिक सवाल हैं, मैंने इसीलिए इनको इंक्लूड किया है कि एक बार इनका सिलेबस करवा दूँ आपको। तो बताना है आपको, गाय भैंस भेड़ बकरी में कितने दांत पाए जाते हैं? 42, 62, 32, 22, ABCD, जल्दी से बताइए। 42, 62, 32, 22। जिसने 32 जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। हमारे में भी कितने दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में और गाय भैंस भेड़ बकरी में, दोनों में 32 दांत पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से याद रख लीजिएगा कि 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी में कुल कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। हमारे में कितने दांत होते हैं? हमारे में भी 32 दांत होते हैं। तो गाय भैंस भेड़ बकरी में अगर याद नहीं रहे तो वहाँ पर ऐसे याद रख लेना कि अगर जितने दांत हमारे अंदर पाए जाते हैं, यानी कि मनुष्य में पाए जाते हैं, उतने के उतने दांत ही गाय भैंस भेड़ बकरी में पाए जाते हैं। तो गाय भैंस भेड़ बकरी में कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। और इतने के इतने जो दांत होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? मनुष्य में भी पाए जाते हैं। ये सवाल, इस प्रकार के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि एनिमल का जो सिलेबस है वो सिलेबस ही सीमित है, तो क्वेश्चन आपको घुमा के ही पूछेगा वो, क्योंकि इजी सवाल तो अब बार बार सवाल में आगे एग्जाम में आ चुके हैं, तो वो तो सबको याद है, इजी तो सबको याद है। अगला सवाल है, नवजात बछड़े का शरीर भार प्रतिदिन बढ़ता है। नवजात बछड़े का, यानी कि जो नया जन्मा बछड़ा होता है, उसका शरीर भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? कितने ग्राम? 200 से 400 ग्राम, 400 से 500 ग्राम, 600 से 700 ग्राम या 1000 ग्राम? जवाब दीजिए जल्दी से। बछड़े का शरीर भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? A, B, C या D? बछड़े का शरीर भार 200 से 400, 400 से 500, 600 से 700 या 1000? नवजात बछड़े का शरीर भार प्रतिदिन। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला 400 से 500 ग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। नवजात बछड़े का शरीर भार प्रतिदिन बढ़ता है 400 से 500 ग्राम। नवजात बछड़े का शरीर भार प्रतिदिन बढ़ता है, नवजात बछड़े का शरीर भार प्रतिदिन बढ़ता है 400 से 500 ग्राम। कितने बढ़ता है? 400 से 500 ग्राम बढ़ता है। अगला सवाल है हमारा, अब मैं ये सोच रहा था कि इससे पहले आपको धीरे धीरे कुछ थ्योरी वाले टॉपिक्स भी मैं पढ़ाऊँ, तो अब आप थ्योरी वाले टॉपिक्स में हो सकता है कि एक दो बार मैं जो क्लास स्टार्ट करूं वो थोड़ी क्लास छोटी हो सकती है, 15 से 20 मिनट की हो सकती है या आधे घंटे की हो सकती है। तो पहले हम थ्योरी की क्लास आधे घंटे की स्टार्ट करेंगे, फिर अगर उसमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू उसको 1-1.5 घंटे की कर देंगे। ठीक है, तो कल आपको 100% एक थ्योरी की क्लास मिलेगी। एग्रीकल्चर का ही एक टॉपिक लेंगे कोई अच्छा सा, उस पर मैं आपको थ्योरी की एक क्लास सुबह इस क्लास के बाद, या आप कमेंट करना मुझे बताना कि कब करना है, तो फिर करेंगे। एक थ्योरी की छोटी सी क्लास लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सिलेबस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि पूछी है यहाँ पर। पूर्ण हस्त दोहन विधि, दूसरा अंगूठा दबाकर विधि, तीसरी चुटकी विधि और चौथी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी? पूर्ण हस्त विधि, अंगूठा दबाकर विधि, चुटकी विधि या कोई नहीं? मिल्किंग मेथड पूछा है यहाँ पर। मिल्किंग मेथड, फुल हैंड, जो पूर्ण हस्त दोहन विधि होती है उसको फुल हैंड मेथड बोलते हैं। तो जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला पूर्ण हस्त विधि, बिल्कुल सही जवाब है। पूर्ण हस्त विधि को, पूर्ण हस्त विधि में जो थन होता है पशु का, उस पूरे थन को हाथ से दबाया जाता है और दूध निकाला जाता है। तो सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? पूर्ण हस्त विधि मानी जाती है। परंतु जो हमारे सामान्य क्षेत्रों में या हमारे गाँव में जो सामान्य विधि अपनाई जाती है
वो विधि कौन सी होती है? वो विधि होती है अंगूठा दबाकर विधि। अंगूठा दबाकर विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। और इस विधि में क्या करते हैं, अंगूठा दबाकर दूध निकाला जाता है और ये एक दोषपूर्ण विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें पशु को तकलीफ होती है, थनों में दर्द होता है। तो दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि अगर पूछ ले तो पूर्ण हस्त दोहन विधि है। अगर आपसे पूछ ले कि भेड़ में दूध दोहन की या छोटे थन वाले पशुओं में दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो फिर उसका जवाब क्या हो जाएगा? उसका जवाब हो जाएगा चुटकी विधि। कौन सा हो जाएगा? चुटकी विधि। छोटे पशुओं में जैसे भेड़ में या बकरी के अगर थन हद से ज़्यादा छोटे हैं तो उसमें भी इसका उपयोग करेंगे, हम चुटकी विधि का उपयोग करेंगे। अगला सवाल है हमारा, पशुओं में दो मध्यकाल के मध्य का समय कहलाता है। पशुओं में दो मध्यकाल के मध्य का समय कहलाता है। पवयस्कता, मध्यचक्र, मध्यकाल कोई नहीं। बताइए जल्दी से ऑप्शन ए बी सी डी। ए बी सी डी जल्दी से बताइए क्या कहलाएगा। पशुओं में दो मध्यकाल के मध्य का शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं का क्रम भी कह सकते हैं इसको। बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है मध्यचक्र, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो दो मध्यकाल के बीच का समय होता है वो क्या कहलाता है? मध्यचक्र कहलाता है। मध्यचक्र कहलाता है। दो मध्यकाल के बीच का जो समय होता है वो मध्यचक्र कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, पशुओं में गर्भाधान के कितने दिनों बाद गर्भधारण की जांच करनी चाहिए? पशुओं में गर्भाधान के कितने दिनों बाद गर्भधारण की जांच करनी चाहिए? 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन या 80 दिन? बताइए जल्दी से। पशुओं में गर्भधारण के कितने दिनों बाद गर्भाधान के कितने दिनों बाद गर्भधारण की जांच करनी चाहिए? इस सवाल में ये पूछा है कि जैसे कृत्रिम गर्भाधान करवा दिया या हमने प्राकृतिक गर्भाधान करवा दिया। अब गर्भाधान में हमने क्या किया, जो वीर्य होता है उस वीर्य को क्या कर दिया, उस वीर्य को मादा के शरीर में डाल दिया। अब उसके कितने दिन बाद हम उसकी जांच करें कि वो पशु के शरीर में जो बच्चा है वो फर्टाइल हुआ है या बच्चा बनना प्रारंभ हुआ है या नहीं हुआ है। तो 20 दिन में करेंगे, 40 में करेंगे, 60 में करेंगे या 80 में करेंगे? तो जिसने जवाब दिया है सी वाला 60 दिन, जिसने जवाब दिया है सी वाला 60 दिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पशुओं में गर्भाधान करेंगे वो कितने दिनों में करेंगे? गर्भाधान की जांच करेंगे 60 दिनों में। कितने दिनों में? 60 दिनों में। एक सवाल और बता देता हूँ, पशुओं में जब कृत्रिम गर्भाधान करते हैं हम, कृत्रिम गर्भाधान जब करते हैं तो जो वीर्य होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए, किसको? वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? तो वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए हम किस गैस का इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे नाइट्रोजन गैस का। किसका? नाइट्रोजन गैस का, क्योंकि ये बहुत ठंडी होती है। और नाइट्रोजन गैस के अलावा भी अगर हम वीर्य को सुरक्षित करेंगे तो -197 डिग्री सेल्सियस, कितना? -197 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम क्या करते हैं? वीर्य को सुरक्षित करते हैं। वीर्य को 197 डिग्री माइनस। ठीक है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में भी ऐसा स्थान होता है जहाँ पर इतना कम तापमान होता है, चाहे फिर वो मनुष्य का शरीर हो या पशु का शरीर हो। अगला सवाल है हमारा, मादा पशुओं में मध्यकाल के प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए? बताना है आपको। 2 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या 18 घंटे? मादा पशुओं में मध्यकाल के प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए? 2 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या 18 घंटे? जवाब दीजिए, कितने घंटे बाद करवाना चाहिए? ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन सी वाला 12 घंटे, बिल्कुल सही जवाब है। जो मादा पशुओं में मध्यकाल के प्रारंभ होने का जो समय होता है, प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद करवाते हैं हम? 12 घंटे बाद कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं। 12 घंटे बाद कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है। ठीक है, तो मध्यकाल समझ में आ गया होगा। मध्यकाल और मध्यचक्र आपको समझ में मुझे लगता है अभी तक नहीं आया होगा कि मध्यचक्र क्या होता है, मध्यकाल क्या होता है। देखो, मध्यकाल तो होता है 24 घंटे का वह समय, जिस 24 घंटे का वह समय उस दौरान मादा पशु नर पशु के साथ संयोग करने की इच्छा रखती है या उसके जो शारीरिक घटनाएं होती हैं उसके
शरीर में उस दौरान क्या होते हैं कि एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, वो शुक्राणु के साथ संपर्क करके नए बच्चे को जन्म देने के लिए बिल्कुल सही अवस्था में होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही अवस्था में होते हैं। और जो मध्य चक्र होता है वो लंबा चलता है, वो 7 से 8 महीने के दौरान का चलता है। ठीक है, तो ये मध्यकाल और मध्य चक्र हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक अलग से स्लाइड बना के मैं आपको इसको ध्यान से समझाऊंगा फिर अगली क्लास में। अगला सवाल है हमारा, गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? ये सवाल बार बार पूछा जाता है। एक तो गाय का गर्भकाल और एक भैंस का गर्भकाल। अब बताना है आपको गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है। ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 310, ऑप्शन सी 150 और ऑप्शन डी 180 दिन। बताइए जल्दी से गाय का गर्भकाल। जिसने 280 जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला, गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता, कितने दिन का होगा? गाय का गर्भकाल होगा 280 दिन का। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता? गाय का गर्भकाल होता है 280 दिन का। कितने दिन का होता है? 280 दिन का होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला पूछा है भैंस का गर्भकाल। बताना है 280, 310, 150, 180। ए, बी, सी या डी। आज स्टूडेंट्स काफ़ी कम हैं, पता नहीं 50 बच्चों की क्लास कब होगी। भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 280 दिन का, 310 दिन का, 150 दिन का या 180 दिन का? भैंस का गर्भकाल पूछा है यहाँ पर। भैंस का गर्भकाल 280 दिन, 310 दिन, 150 दिन या 180 दिन। जिसने जवाब दिया है 310 दिन बिल्कुल सही जवाब है। भैंस का जो गर्भकाल होगा वो कितने दिन का होगा? भैंस का गर्भकाल होगा 310 दिन का। और जो गाय का था वो था 280 दिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल है। निम्न में से गाय की दुधारू नस्ल बतानी है आपको। गाय की कौन सी नस्ल है जो दुधारू नस्ल है? साहिवाल, थारपारकर, अंगोल या मेवाती। इन ऑप्शन के आधार पर बताना है आपको। वैसे तो दुधारू नस्ल गाय की गिर होती है, लेकिन इन ऑप्शन के आधार पर बताना है आपको। साहिवाल, थारपारकर, अंगोल या मेवाती। ए, बी, सी या डी। सिर्फ आप ऑप्शन लिख दें, पूरा जवाब लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। आपने ऑप्शन ए दिया है, बी, सी या डी कौन सा दिया है? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए साहिवाल बिल्कुल सही जवाब है आपका। है निम्न में से जो गाय की दुधारू नस्ल वो साहिवाल नस्ल है। और जो साहिवाल नस्ल होती है उसका जो दूध होता है वो सबसे मीठा माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे मीठा माना जाता है। तो पूछ लिया जाए आपसे कि किस नस्ल की दूध का गाय सबसे ज़्यादा मीठा होता है, तो साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है उसका दूध सबसे मीठा होता है। क्यों होता है ये भी बता देता हूँ आपको। देखो, दूध में एक विशेष प्रकार की शर्करा पाई जाती है, उसको कहते हैं हम लैक्टोज। क्या कहते हैं? लैक्टोज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूध का कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है या दूध का कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो क्या कहोगे आप? दूध का कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज दूध का कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। अब जब दूध कच्चा होता है तो उस समय लैक्टोज की मात्रा उसमें क्या रहती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है। और उस समय जब हम कच्चे दूध को पीते हैं तो हमें हल्का मीठा लगता है। तो वो हल्का मीठा किसके कारण लगता है? कार्बोहाइड्रेट के कारण ही लगता है। तो दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? दूध में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है लैक्टोज। लेकिन जो साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है उसमें उस लैक्टोज या लैक्टिक अम्ल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए जो सबसे ज़्यादा मीठा दूध होता है वो साहिवाल नस्ल की गाय का होता है। किसका होता है? साहिवाल नस्ल की गाय का होता है। तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि किस नस्ल की पशु का दूध या गाय का दूध सबसे मीठा होता है, तो साहिवाल गाय का दूध सबसे मीठा माना जाता है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से गाय की भारवाही नस्ल है। अब देखो ये नस्लें आएंगी, इससे पहले मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ अच्छी सी, उससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ट्रिक की तरफ चलता हूँ। देखो ये ट्रिक दे रखी है यहाँ पर, थोड़ी सी ये कुछ ट्रैक्टर वगैरह जा रहे हैं, इनको निकल जाने दो, फिर आवाज़ आएगी, वरना अभी आपको आप डिस्टर्ब होगे। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर कमेंट करना छोड़ दीजिए, एक बार ट्रिक को ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये एक तो साउंड पोल्यूशन इतना है ना इस जगह पर, मन करता है कि अंतरिक्ष में जाके फिर क्लास लूँ आपकी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हद से ज़्यादा
इतना साउंड पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। रुकिए एक बार कुछ निकल जाए फिर। देखो अब यहाँ पर एक ट्रिक दी हुई है, यहाँ पर ट्रिक दी हुई है, शीशा गिरा देव रूठा। क्या दी हुई है? शीशा गिरा देव रूठा। अब ये ट्रिक है, अब ये ट्रिक किसकी है ये भी देख लो। जो दूध देने वाली गाय की नस्लें हैं, जो दूध देने वाली गाय की नस्लें हैं या दुधारू नस्लें हैं, उसकी ट्रिक है ये। दूध देने वाली या जो दुधारू नस्लें हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी नस्ल हैं ये। कौन कौन सी नस्लें हैं? एक तो शीशा है, एक तो सिंधी है, एक साहिवाल है, एक गिर है और एक देवनी है और एक राठी है। तो ये ट्रिक याद कर लेना आप, शीशा गिरा और देव रूठा। शीशा गिरा और देव रूठा, इससे सीधा सा हो जाएगा सिंधी साहिवाल गिर देवनी और राठी। क्या हो जाएगा? सिंधी साहिवाल गिर देवनी और राठी हो जाएगा। तो शीशा गिरा देव रूठा ये क्या चीज़ है? शीशा गिरा देव रूठा ये एक ट्रिक है और इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि जो दूध देने वाली गाय की नस्लें हैं वो कौन कौन सी है। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, ट्रिक को ध्यान से समझोगे तो एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। शीशा गिरा देव रूठा, ये इतनी सी 4 शब्द याद करने हैं आपको। फिर सी से हो जाएगा सिंधी। क्या हो जाएगा? सी से सिंधी नस्ल हो जाएगा। सा से क्या हो जाएगा? साहिवाल नस्ल हो जाएगा। गी से क्या हो जाएगा? गिर नस्ल हो जाएगा। और देव से क्या हो जाएगा? देवनी हो जाएगा। और रूट से क्या हो जाएगा? राठी नस्ल हो जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो दुधारू नस्ल होती हैं गाय की, दूध देने वाली जो मिल्क कैटल होती हैं, वो मिल्क कैटल की जो ब्रीड्स हैं कौन कौन सी हैं? सिंधी साहिवाल गिर देवनी और राठी। सीधा सा याद करना है, शीशा गिरा देव रूठा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट आपको अभी नहीं करना है, अभी कमेंट करोगे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आपको कमेंट वीडियो क्लास ख़त्म होने के बाद में बताना है। अब देखो एक ट्रिक और बताता हूँ आपको। अब आपने दूध देने वाली गाय की नस्लें तो याद कर ली, अब आपको मैं याद कराता हूँ जो दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें हैं। दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें कौन सी होती हैं? ऐसी नस्लें जो दूध भी दे देती हैं और काम भी ठीक ठाक कर लेती हैं, वो कौन सी नस्लें कहलाएगी? वो कहलाएगी दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें। द्विप्रयोजनी नस्लें भी कहते हैं उसको, और उसको द्विकाजी नस्लें भी कहते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में उसको कहेंगे ड्यूअल पर्पस कैटल। क्या कहेंगे? ड्यूअल पर्पस कैटल कहेंगे। तो फिर से सुन लीजिए, द्विउद्देश्य, द्विकाजी या दोहरा उद्देश्य या द्विप्रयोजनी, सारे एक ही शब्द हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे डुअल पर्पस कैटल। अब इसकी ट्रिक ये है, देखो ट्रिक को पहले ध्यान से सुनिए, पहले कमेंट मत करिए, पहले ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद में ही आपको सही समझ में आएगा। अब देखो जो दोहरे उद्देश्य वाली नस्लें हैं, अगर मैं रहने दूँ एक बार और मैं सीधा आपको ये बताऊं कि हम सीधी जो याद करेंगे वो याद करेंगे भारवाही नस्लें। क्या करेंगे? भारवाही नस्लें। तो देखो मैंने 3 ट्रिक बताई है यहाँ पर। पहले ट्रिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी ट्रिक क्या है? थोड़ी हार्ड है, तो दूसरी ट्रिक को छोड़ते हैं। अब तीसरी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। अब तीसरी ट्रिक में क्या दे रखा है? तीसरी ट्रिक में दे रखा है कि जो भारवाही नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं। भारवाही नस्लों में देखो सीधा सा लिखा गया है, होली में नागौरी अमृत महल में खेली। वापस से पढ़िए इसको, होली में नागौरी अमृत महल में खेली। वापस से एक बार और पढ़ लीजिए, पक्का याद हो जाएगा। होली में नागौरी अमृत महल में खेली। अब देखो क्या क्या मतलब है, किस किस का क्या मतलब है। होली का मतलब से हो गया होलिकर, होली से क्या हो गया? होलिकर हो गया। में से हो गया मालवी, में से क्या हो गया? मालवी नस्ल। नागौरी से हो गया नागौरी नस्ल, ठीक है। अमृत महल, अमृत महल का अमृत महल ही रहेगा, ठीक है। और में का कुछ नहीं है यहाँ पर, में खाली है। और खेली का हो जाएगा खिलेरी, खेली का क्या हो जाएगा? खिलेरी। तो ये देखो बिल्कुल अच्छी ट्रिक बनाई है मैंने। हालांकि इन ट्रिक्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक शब्द को सेट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और फिर जब हम पढ़ते हैं तो हमें इजी वे में सब कुछ मिल जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रिक आसान है। तो ट्रिक तो आसान होती है, लेकिन उसको आसान बनाने में बहुत समय लगता है। तो ट्रिक नंबर जो दूसरी थी वो ये थी। तीसरी जो ट्रिक है उसमें देखो क्या है, ये कौन सी नस्ल थी? ये दोहरे उद्देश्य वाली थी। अब इसमें क्या है? अथक में हरि के निम्बड़ी। अगर ये ट्रिक आपको याद हो जाती है तो ठीक है, अगर ये नहीं भी याद हो जाती है तो एक और रामबाण बताता हूँ आपको क्या है। दूध देने वाली याद कर ली,
फिर दूसरी थी छोटी वाली जो थी वो थी भारवाही नस्ल वाली, दोनों याद है। तो इसके अलावा जो भी बची वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी दोहरे उद्देश्य वाली। ठीक है, तो अब वापस से एक बार मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका। देखो ये वाली जो नस्ल हैं ये कौन सी हैं, ये सारी जो नस्लें हैं ये हैं भारवाही, यानी कि खेत में काम करने वाली या भार ढोने वाली या बोझा ढोने वाली। ठीक है, इसमें है होली में नागौरी, अमृत महल में खेली। होली से हो जाएगा होलिकर, में से मालवी, नागौरी से नागौरी हो जाएगा, अमृत महल से अमृत महल ही रहेगा, और खेली से खिलेरी हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी भारवाही गाय की नस्लें। हम गाय की नस्लें पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। अगला जो हमारा सवाल है वो, अगला जो हमारा ट्रिक है वो ये है जिसमें दिया गया है सीसा गिरा देव रूठा। सीसा गिरा देव रूठा, ये तो अभी आपको याद भी हो गई होगी। सी से हो जाएगा सिंधी, साहिवाल, सा से हो जाएगा साहिवाल, और गिर से हो जाएगा गिर, और देव से देवनी, और रूठा से राठी। और ये थी हमारी दूध देने वाली नस्लें। तो जब आपको दूध देने वाली और भारवाही नस्लें याद हैं तो आप सीधा सा अंदाज़ा लगा सकते हो बाकी जितनी भी गाय की जो नस्लें बची हैं वो कौन सी नस्लें हो जाएगी, वो हमारी नस्लें हो जाएगी दोहरे उद्देश्य वाली। अब देखो दोहरे उद्देश्य में बता देता हूँ। अथक में हरि के निम्बाड़ी। ठीक है, अथक में हरि के निम्बाड़ी। तो अब इसका जो सीधा सा मतलब है, ए से आ जाएगा आपका अंगोल। क्या आ जाएगा, ए से आ जाएगा आपका अंगोल, थे से आपका आ जाएगा थार पार कर। क्या आ जाएगा, थे से आपका आ जाएगा थार पार कर, के से आपका आ जाएगा कांकरेज। के से क्या आ जाएगा, कांकरेज। कांकरेज की जो नस्ल के जो पशु होते हैं वो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होते हैं, ये भी आपको बता देंगे। और मे से हो जाएगा मेवाती। वहाँ पर जो मे था, देखो यहाँ पर जो मे था, यहाँ का जो मे है वो मालवी है, और वहाँ का जो मे है वो है मेवाती। यहाँ पर मे में ऊपर मात्रा है और यहाँ पर मे में ऊपर मात्रा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आ की मात्रा है, देखो। ठीक है, और अगला है हमारा हरी। तो हरी से हो जाएगा हरियाणा, के से हो जाएगा कृष्णावेली, और निम्बाड़ी खुद एक नस्ल है, और पीछे आ रहा है डी, उससे हो जाएगा हमारा ढंगी। तो इस वीडियो को अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार वापस से आप क्लास खत्म होने के बाद में जब वीडियो सेव हो जाएगा तब देख लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल कॉन्सेप्ट में, एक कॉन्सेप्ट में आपकी जो नस्ल हैं, क्योंकि ये नस्ल ऐसी चीज़ होती है कि मिक्सअप हो जाती है, याद नहीं होती आसानी से, तो इसको आप देखोगे तो याद हो जाएगा। और मेरे पढ़ाने का जो तरीका है बिल्कुल यही है, मैं थ्योरी भी इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइव क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओपन क्लास में भी कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में ज़रूर करके बताना। तो अब देखो, अब इससे रिलेटेड जो हमारे सवाल थे वो छूट गए थे, मैंने पहले ट्रिक बताई आपको। तो गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है ये बता दिया था, भैंस का भी बता दिया था। गाय दुधारू नस्ल कौन सी है, अब बताना है आपको गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है। तो मैंने ट्रिक बताई थी, सीसा गिरा देव रूठा। तो सी सा, देखो सा आ रहा है, सा से क्या हो गया था, साहिवाल हो गया। तो साहिवाल की नस्ल किसकी है, गाय की दुधारू नस्ल है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से गाय की भारवाही नस्ल है। निम्न में से गाय की भारवाही नस्ल है। ऑप्शन ए साहिवाल, ऑप्शन बी थार पारकर, ऑप्शन सी नागौरी, और ऑप्शन डी मुर्रा। ट्रिक बताई थी मैंने, होली में नागौरी, अमृत महल में खेली। भारवाही नस्लों की ट्रिक क्या थी, होली में नागौरी, अमृत महल में खेली। तो होली भी नहीं है, में भी नहीं है, नागौरी है। तो नागौरी से क्या हो जाएगा, नागौरी किसकी नस्ल हो जाएगी, गाय की भारवाही नस्ल हो जाएगी। जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सबसे अच्छी किस्म के जो बैल माने जाते हैं, बैल का उपयोग किस लिए किया जाता है, बैल हम क्यों पालते हैं, बैल हम पालते हैं इसलिए ताकि हम कृषि कार्य कर सकें। देखो बैल और सांड दोनों अलग अलग चीज़ है, बैल और सांड दोनों अलग अलग चीज़ें कैसे हैं मैं बता देता हूँ आपको, वो भी बताता हूँ आपको आज। ध्यान से सुनिए, देखो बैल और सांड अलग अलग कैसे होते हैं। जो बैल होता है उसकी जो नर ग्रंथियाँ होती हैं, उन नर ग्रंथियों को क्या कर देते हैं हम, काट देते हैं या उनको ख़त्म कर देते हैं, जिससे उनके अंदर जो व्रीय होता है वो बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो व्रीय बनना बंद हो जाएगा, तो क्योंकि व्रीय को बनाने के लिए शरीर को बहुत ताकत लगती है, बहुत सारा खून जब होता है, लगभग 100 ग्राम खून से 1 ग्राम व्रीय बनता है। तो अब व्रीय बनना बंद हो गया तो सारा खून क्या लगेगा, शरीर में लगेगा, बॉडी में रहेगा, खून ज़्यादा बनेगा, खून का उपयोग नहीं होगा, तो शरीर हष्टपुष्ट हो जाएगा। और बैल का शरीर क्या होता है, हष्टपुष्ट इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जो व्रीय बनने की प्रोसेस होती है वो हटा दी जाती है, और फिर बैल नहीं फिर जो सांड होता है वो सांड नहीं रह जाता, बैल बन जाता है वो।
और उसमें शक्ति भी ज़्यादा होती है। तो नागौरी जो नस्ल के बैल होते हैं उनकी क्या होती है, उनमें शक्ति ज़्यादा होती है, उनका शरीर भी भारी होता है। और जो सांड होता है, सांड का उपयोग किस लिए किया जाता है, सांड का उपयोग किया जाता है दूसरी गायों को गर्भित करने के लिए और संकरण कराने के लिए और अच्छी अच्छी नस्लें विकसित करने के लिए। तो बैल और सांड में अंतर ये होता है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल था हमारा, निम्न में से गाय की द्विकाजी नस्ल है। गाय की द्विकाजी नस्ल पूछा है यहाँ पर, गाय की द्विकाजी नस्ल। ऑप्शन ए साहीवाल, ऑप्शन बी थारपारकर, ऑप्शन सी नागौरी और ऑप्शन डी मुर्रा। अब द्विकाजी नस्ल का बताना है आपको। मैंने जो नस्ल बताई थी उसके आधार पर नस्ल क्या थी, अथक में हरी के निम्बाड़ी। तो ए तो नहीं है यहाँ पर, थे है यहाँ पर, थे से क्या था, थारपारकर था। तो थारपारकर क्या हो जाएगी, थारपारकर द्विकाजी नस्ल हो जाएगी, थारपारकर हो जाएगी द्विकाजी नस्ल हो जाएगी। देखो मैंने ट्रिक से बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद में इसको वापस से एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार में क्लियर हो जाए। और जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे उतना ही आपको हेल्पफुल रहेगा। और ये जो नस्ल वाले जो सवाल है ना, ये बार बार आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि पता है एग्जामिनर को पता होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होगा ही होगा इनमें, क्योंकि नस्ल के प्रकार ही इतने हैं, दूध देने वाली, दोहरे, फिर भारवाही, फिर गायों की अलग, फिर भैंस की अलग, फिर विदेशी अलग, फिर गाय भैंस का जो संकरण कराया है वो नस्लें अलग, फिर उसके बाद में बकरी की अलग, फिर उसके बाद में ऊँट की, भेड़ की। तो इतनी नस्लें हैं तो कंफ्यूज आदमी कहाँ होता है, यही तो होता है। इसीलिए जो नस्लों के सवाल हैं एनिमल में, मैं कह रहा हूँ कम से कम 3 सवाल नस्लों के आएंगे। और एनिमल का जो सिलेबस होता है वो भी छोटा होता है, तो जितना सिलेबस एनिमल का कवर कर सको उतना कवर कर लीजिए आप। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल बताना है आपको। और जो उसकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, वो ट्रिक वापस से दोहरा देता हूँ मैं, ताकि आपको याद हो जाए। बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ मैं कि आपको याद हो जाए। तो जो ट्रिक थी वो क्या थी, सीसा गिरा देव रूठा। तो अब सी तो इसमें है नहीं, सा है क्या, तो सा है, पहला ही पहला सा है। तो जो दूध देने वाली नस्ल है वो कौन सी है, साहीवाल। कौन सी नस्ल हो जाएगी, दूध देने वाली साहीवाल नस्ल क्या करती है, सर्वाधिक दूध देती है। वैसे जो सर्वाधिक दूध देती है वो भैंस की जो नस्ल होती है वो मुर्रा होती है। कौन सी होती है, मुर्रा होती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गाय की नस्लों की। किसकी बात कर रहे हैं, गाय की नस्लों की, दूध की। ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मेरे को लगता है मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर गाय भैंस नहीं आएगा, यहाँ पर गाय आएगा। निम्न में से सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नहीं, गाय की नस्ल पूछा है। तो गाय की नस्ल कौन सी हो जाएगी, साहीवाल हो जाएगी। अगर भैंस की पूछ लिया जाए तो इस सवाल को अगर भैंस का ही रहने दें या भैंस की पूछ ली जाए तो भैंस की क्या कौन सी हो जाएगी, मुर्रा हो जाएगी। तो सवाल दोनों तरीके से देख सकते हैं। वैसे इस प्रकार से भी सवाल सही है, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस, तो भैंस कौन सी हो जाएगी, भैंस हो जाएगी मुर्रा। तो ऑप्शन को ध्यान से देख के, सवाल को ध्यान से देख के सही जवाब देना है। मिस्टेक बाय मिस्टेक कहीं नहीं है। देखो वापस से कुछ कह रहे हैं सर गलत है, गलत, ऐसा नहीं है। देखो निम्न में से सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल पूछा है आपको, ठीक है, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल पूछा है। अब देखो ये 3 नस्लें तो गाय की है, तो सीधी सीधी कौन सी हो गई, मुर्रा हो गई। और अगर वैसे देखा जाए तो मुर्रा ही सबसे ज़्यादा क्या देती है, दूध देती है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर गाय भी नहीं करोगे आप, गाय यहाँ नहीं भी करते हो तो भी इसका जवाब सही है, मुर्रा आएगा। अगर गाय कर देते हो तो सीधा जवाब आ जाएगा साहीवाल। अगला सवाल है हमारा, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है, निम्न में से सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। अब सही सवाल पूछा है, वो भैंस का था, ये अब सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है जर्सी, थारपारकर, होल्स्टीन फ्रीजियन और मुर्रा। जवाब दीजिए अब, ए बी सी डी, ए बी सी डी। और गाय की नस्लों से सवाल आएगा है आपका, ब्रीड्स ऑफ केटल। जिसने जवाब दिया होल्स्टीन फ्रीजियन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सर्वाधिक दूध देती है वो कौन सी गाय देती है, सर्वाधिक दूध जो गाय देती है वो देती है होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की जो गाय होती हैं वो सबसे अधिक मात्रा में दूध देती हैं, लेकिन इनके दूध में जो वसा का प्रतिशत होता है वो लगभग 4%, 4-4.5% होता है। और जो जर्सी गाय होती है वो थोड़ा सा दूध कम देती है, होल्स्टीन फ्रीजियन से थोड़ा सा कम देती है, लेकिन इसके दूध में जो वसा की मात्रा होती है वो मात्रा लगभग 6% के समथिंग होती है, 6-6.5% होती है। और अगर बात की जाए तो जो जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन है दोनों ही विदेशी नस्लें हैं। दोनों ही कौन सी नस्लें हैं, दोनों ही विदेशी नस्लें हैं।
अगला सवाल है हमारा, ये ट्रिक्स बता दी मैंने, आराम से देख लेना, क्लास खत्म होने के बाद में यही सेव रहेगी, और जिसको चाहिए इनके फ़ोटोज़ वगैरह तो वो भी मेरे से मांग लेना, दे दूंगा मैं। और जो एक बार चैनल पर नए आए हैं, जो स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसी प्रकार की ट्रिक्स वाइज वीडियोज़ और क्लासेस मैं रोज़ लेता हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। और क्लास हमारी रोज़ाना क्लास लगती है सुबह 11 बजे और शाम को 8:30 बजे जीव विज्ञान की लगती है, बायोलॉजी की, और सुबह लगती है 11 बजे हमारी कृषि विज्ञान की। अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे ही टेस्ट सीरीज कुछ खत्म हो जाएंगी फिर उसके बाद में हम टॉपिक्स लेंगे, फिर टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उन टॉपिक्स की वापस से हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो, या क्लास अटेंड करने के बाद में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्लास जैसे ही लाइव क्लास खत्म हो जाती है फिर वो वीडियो सेव हो जाती है, वो एक वीडियो बन जाती है। तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और सेव भी इसको लाइक भी कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आप सभी का इतना अच्छे कमेंट्स और प्यार मिलता है, उसके लिए मैं दिल से आपको सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बार बार ये कह रहे थे मुझे कि सर BHU की भी तैयारी करवाओ, BHU की भी करवाओ, तो BHU की भी बिल्कुल करवाएंगे। मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसमें से जो स्टूडेंट हैं वो कितने स्टूडेंट हैं जो BHU की तैयारी कर रहे हैं। एक बार कमेंट करिए कि कितने स्टूडेंट BHU की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ BHU वाले ही कमेंट करें और कोई नहीं। BHU वाले कमेंट करिए, ठीक है, BHU वालों ने कमेंट कर दिया। अब जेट वाले कमेंट करिए कि जेट वाले कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये था, आगे बढ़ते हैं हम। ये हो चुका था आपका। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से सर्वाधिक वसा किस नस्ल के दूध में होती है। निम्न में से सर्वाधिक वसा किस नस्ल के दूध में होती है। मुर्रा, भदावरी, सूरती या जाफराबादी। मुर्रा, भदावरी, सूरती या जाफराबादी। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका जवाब। सर्वाधिक वसा किस नस्ल के पशु में पाई जाती है, किस नस्ल के दूध में पाई जाती है। कमेंट करिए और बताइए। जिसने मुर्रा जवाब दिया है गलत है आपका जवाब, और जिसने भदावरी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो भदावरी होती है उसके दूध में, ये भदावरी भैंस की नस्ल है। अब याद कैसे रखोगे, भदावरी में आगे क्या आ रहा है, भे आ रहा है, तो भे से समझ लेना भदावरी भैंस की नस्ल है। और भैंस की जो नस्ल है भदावरी, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वसा प्रतिशत पाया जाता है 13%। कितने प्रतिशत पाया जाता है, 13% पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भदावरी नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान या उसका वितरण कौन सा है, तो उसका जो उत्पत्ति स्थान या वितरण है वो है उत्तर प्रदेश का भदावर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, भदावर क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसको भदावर क्षेत्र बोलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसको मालवा बोलते हैं, या राजस्थान में एक क्षेत्र है जिसको मेवाड़ बोलते हैं या मारवाड़ बोलते हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसका नाम है भदावर, और उस भदावर क्षेत्र को क्या माना जाता है, भदावर क्षेत्र को भदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान या वितरण क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो वसा होती है वो किस में होती है, तो भदावरी बता दिया मैंने आपको। और भदावरी किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के होते हैं। ये सवाल बार बार पूछा भी जाता है, आपको बताना है जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के होते हैं। ए मुर्रा, बी भदावरी, सी सूरती या डी जाफराबादी। फिर एक इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा आपको, बताइए जल्दी से। फिर एक दिलचस्प जानकारी दूंगा आपको। जो ABCD जो जवाब दे रहा है दीजिए जल्दी से जवाब। जलेबी के आकार के सींग, जिसने ऑप्शन ए वाला जवाब दिया है मुर्रा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मुर्रा है वो उसके जो सींग होते हैं वो किस आकार के होते हैं या किस टाइप के होते हैं, वो होते हैं जलेबी के आकार के। जो मुर्रा के सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के माने जाते हैं।
अब देखो, मैं कह रहा था एक दिलचस्प जानकारी दूंगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जो भारत है उसकी राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, तो राष्ट्रीय मिठाई अगर पूछ लिया जाए तो राष्ट्रीय मिठाई कौन सी हो गई हमारी? राष्ट्रीय मिठाई हो गई हमारी जलेबी। कौन सी हो गई? जलेबी। हाँ, मुझे पता है लोगों के मुंह में पानी आ गया। तो जलेबी खाए हुए भी आपको बहुत दिन हो गए होंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लोगों ने जलेबी नहीं खाई, गुलाब जामुन नहीं खाया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने, सबके अपने अपने शौक़ होते हैं। खैर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन खुल जाएगा, दुकानें धीरे धीरे खुल रही है, अपने मन की जो इच्छा है वो पूरी कर लेना। और जो जलेबी है, अब ध्यान रखना, राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। अब मिठाई की बात आ गई तो मिठाई जिसको अच्छी लगती है उसको तो अचार भी अच्छा लगता है, तो अचार का भी बता देता हूँ मैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय अचार कौन सा है, हाँ, अचार का नाम सुनते हैं तो लोगों के डबल पानी आ जाता है मुंह में। तो अचार का पूछ लिया जाए आपसे कि राष्ट्रीय अचार कौन सा है, क्योंकि ये इस प्रकार के सवाल कभी कभी आ जाते हैं, ये आरएस वाले जो पेपर होते हैं उसमें भी आ सकते हैं, तो इसमें भी आ सकते हैं। तो राष्ट्रीय अचार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राष्ट्रीय अचार होता है नींबू का अचार। जो भारत का राष्ट्रीय अचार है वो किसका अचार है? वो है नींबू का अचार, राष्ट्रीय अचार माना जाता है। और जलेबी राष्ट्रीय मिठाई। अगला सवाल है हमारा, लंबे लटकते कान व भारी ललाट किसकी विशेषता है? लंबे लटकते कान व भारी ललाट किसकी विशेषता है? बताइए जल्दी से। लंबे लटकते कान व भारी ललाट किसकी विशेषता है? गिर, राठी, हरियाणा और थार पारकर। गिर, राठी, हरियाणा और थार पारकर, बताइए जल्दी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। गिर, राठी, हरियाणा और थार पारकर। जिसने जवाब ए दिया है गिर, ए जवाब दिया है जिसने गिर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो लंबे लटकते कान व भारी भरकम ललाट होती है वो किसकी होती है? गिर की होती है। किसकी होती है? गिर नस्ल की मानी जाती है। अगला सवाल है हमारा, भैंस की किस नस्ल के रंग तांबे जैसा होता है? भैंस की किस नस्ल का रंग तांबे जैसा होता है, बताना है आपको। मुर्रा, राठी, हरियाणा, बदावरी। भैंस की किस नस्ल का रंग तांबे जैसा होता है? मुर्रा, राठी, हरियाणा या बदावरी। जिसने डी जवाब दिया है बदावरी, बिल्कुल सही जवाब है। भैंस की जो बदावरी नस्ल होती है उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग होता है तांबे जैसा। कैसा होता है? तांबे जैसा रंग होता है उसका। अगला सवाल है हमारा, सबसे सुंदर किस नस्ल को माना जाता है? पशुओं में जो सबसे सुंदर नस्ल होती है वो बताना है आपको। साहिवाल, आयर शायर, राठी या बदावरी। साहिवाल, आयर शायर, राठी या बदावरी। ये सारे सवाल गोल्डन क्वेश्चन है, ये गोल्डन क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। सबसे सुंदर किस नस्ल के पशु को माना जाता है? सबसे सुंदर जो नस्ल के पशु को माना जाता है वो है आयर शायर। आयर शायर को सबसे सुंदर नस्ल की संज्ञा दी गई है। सबसे सुंदर नस्ल के पशु जो होते हैं वो आयर शायर होते हैं। अगला सवाल है हमारा, केरल में छोटी आकार की गाय को कहते हैं? केरल में देखो, केरल और उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश में तो कम है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो गाय का जो साइज होता है या आकार होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। छोटा होता है, लगभग ये समझ सकते हो आपकी जो एक गाय होती है वो गाय थोड़ी, कैसे बताऊँ अब, किस तरीके से बताऊँ, जो गाय का बछड़ा होता है ना उस बछड़े से थोड़ी सी बड़ी होती है और वो वयस्क गाय होती है, बस इतना सा ही आकार होता है। और उन गायों को क्या कहते हैं? छोटी आकार की गाय को कहते हैं मिनिएचर गाय, वेचूर गाय, दोनों ही या कोई नहीं। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है, जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब? मिनिएचर, वेचूर, दोनों ही या कोई नहीं। जिसने सी जवाब दिया है दोनों ही, बिल्कुल सही जवाब है। जो मिनिएचर या वेचूर गाय होती है वो केरल क्षेत्र में पाई जाती है, छोटा आकार होता है। ये उत्तराखंड में भी पाई जाती है और हिमाचल प्रदेश और ये जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। अगला सवाल है हमारा, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र बताना है आपको, कहाँ पर स्थित है केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र? करनाल हरियाणा में, हिसार हरियाणा में, जयपुर में, अजमेर में। जयपुर राजस्थान, अजमेर राजस्थान। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिसार, हिसार नहीं है। ऑप्शन को सही, पहले आप पढ़ते नहीं हैं,
पता नहीं क्या, कभी क्या जवाब दे दिया, कभी क्या जवाब दे दिया। कमेंट करके बताइए जल्दी से। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, बताइए जल्दी से। थोड़ा ध्यान भटक गया था मेरा, मैं कहीं कुछ काम करने लग गया था। क्या जवाब दिया था? कोई हरियाणा दे रहा था, कोई क्या दे रहा था? हाँ, तो जिसने हिसार जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है वो हिसार है। कहाँ पर है? हिसार में है। और हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में है। अगला सवाल है हमारा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र बताना है आपको, करनाल, मखदूम, जयपुर या खारगोन। बताइए जल्दी से, करनाल, मखदूम, जयपुर या खारगोन। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, करनाल, मखदूम, जयपुर या खारगोन। जिसने जवाब दिया है खारगोन, बिल्कुल गलत जवाब है, खारगोन नहीं है। जिसने जवाब दिया है मखदूम, वो बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है मखदूम में। कहाँ पर है? मखदूम में है। और मखदूम कहाँ पर है? मखदूम है मथुरा में। कहाँ पर है? मथुरा में। और मथुरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? भारत में। भारत में। और भारत कहाँ पर है? एशिया में। और एशिया कहाँ पर है? हमारी धरती पर। और धरती कहाँ पर है? मिल्की वे आकाश गंगा में। तो ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, केंद्रीय ऊन प्रयोगशाला कहाँ पर है? केंद्रीय ऊन प्रयोगशाला कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। केंद्रीय ऊन प्रयोगशाला, क्योंकि अभी नई बनी है ये, वो लगभग इसको 7-8 साल ही हुए हैं और इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। करनाल, कानपुर, जयपुर या जोधपुर। करनाल, कानपुर, जयपुर या जोधपुर। तो आपको बताना है केंद्रीय ऊन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। जिसने जवाब दिया है केंद्रीय ऊन प्रयोगशाला जयपुर, गलत है। करनाल गलत है। कानपुर भी गलत है। जो केंद्रीय ऊन प्रयोगशाला है वो है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। तो केंद्रीय ऊन प्रयोगशाला का सवाल आती है, आप सीधा जोधपुर पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, मेवाती नस्ल का नाम है, या मेवाती नस्ल को किस नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम बताना है आपको। मेवाती नस्ल का दूसरा नाम बताइए जल्दी से। मेवाती नस्ल का दूसरा नाम कोसी, मालवी, अमृत महल या राठी। मेवाती नस्ल का दूसरा नाम कोसी, मालवी, अमृत महल या राठी। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मेवाती नस्ल का दूसरा नाम है वो क्या है? मेवाती नस्ल का दूसरा नाम है कोसी। क्या है? कोसी है। और मेवाती नस्ल को कोसी भी बोला जाता है। तो मेवात क्षेत्र पूछ ले अगर आपको, मेवात क्षेत्र या मेवाती नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, तो राजस्थान के मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। और मेवात क्षेत्र कौन सा होता है? अलवर और भरतपुर। मेवात क्षेत्र कौन सा होता है? अलवर और भरतपुर होता है। वहाँ पर मेवाती नस्ल पाई जाती है, इसको कोसी भी कहते हैं। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो स्थित है। ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी कोई नई दिल्ली। बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, करनाल, हिसार, जयपुर या नई दिल्ली। अभी तक स्टूडेंट आ रहे हैं, जल्दी से जुड़ जाइए लाइव। जो नए आए हैं प्लीज क्लास को लाइक कर दें एक बार। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो बताना है आपको कहाँ पर है, ए, बी, सी या डी। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो है वो कहाँ पर है? वो करनाल, हरियाणा में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल है। सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल है। ऑप्शन ए मुर्रा, ऑप्शन बी भदावरी, ऑप्शन सी नीली रावी और ऑप्शन डी सूरती। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। मुर्रा, भदावरी, नीली रावी या सूरती। अभी तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जल्दी से आ जाइए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सवाल पढ़िए, सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल पूछी है आपको। जिसने बी ऑप्शन दिया है भदावरी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल है वो कौन सी है? वो भैंस की नस्ल है। सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल भदावरी। अगला सवाल है हमारा, ऊंट के कुबड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ऊंट के कुबड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है? ऑप्शन ए वसीय उत्तक,
ऑप्शन बी प्रोटीन उत्तक, ऑप्शन सी लवणीय उत्तक और ऑप्शन डी कार्बोज। ऑप्शन डी कार्बोज। बताइए जल्दी से, ऊंट के कुबड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है? वसीय उत्तक, प्रोटीन उत्तक, लवणीय उत्तक या कार्बोज? 4 सेकंड का समय है। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा इसका। जिसने जवाब दिया है वसीय उत्तक, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसका जवाब क्या हो जाएगा? वसीय उत्तक। ऊंट के कुबड़ में कौन सा उत्तक पाया जाता है? वसीय उत्तक पाया जाता है। और उस वसीय उत्तक के कारण ही जो ऊंट होता है अधिक दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है, क्योंकि वो जो वसीय उत्तक होता है वो उसकी कुबड़ में होता है। कुबड़ जानते हो आप, जो ऊंट होता है उसकी पीठ पर एक बड़ा सा एक वो होता है, पहाड़ी नुमा संरचना होती है, वो क्या कहलाती है? वो ऊंट का कुबड़ कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हम्फ। क्या कहते हैं? हम्फ कहते हैं। और ये जो कुबड़ होता है इसमें वसीय उत्तक होते हैं जो ऊंट को ऊर्जा प्रदान करते हैं और लंबे समय तक भूखा और प्यासा रखने में मदद करते हैं। तो समझ गए होंगे, ऊंट का जो वसीय उत्तक होता है वो कुबड़ में होता है। अगला सवाल है हमारा, गाय की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली विदेशी नस्ल पूछी है यहाँ पर। गाय की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली विदेशी नस्ल बताना है आपको। कौन सी विदेशी नस्ल? जर्सी, ब्राउन स्विस, आयरशायर या रेड डेन? बताइए जल्दी से, जर्सी, आयरशायर, ब्राउन स्विस या रेड डेन? ए, बी, सी या डी? 4 ऑप्शन है आपके पास में। लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए गाय की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली विदेशी नस्ल। गाय की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली विदेशी नस्ल। जिसने जवाब दिया है ब्राउन स्विस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गाय की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली विदेशी नस्ल है वो कौन सी नस्ल है? वो नस्ल है ब्राउन स्विस। कौन सी नस्ल है? ब्राउन स्विस नस्ल है, वो विदेशी नस्ल है और यह नस्ल सबसे अधिक गर्मी को सहन कर सकती है, जबकि जो जर्सी और दूसरी किस्में हैं, नस्लें हैं, वो गर्मी सहन नहीं कर सकती हैं। पंजाब में और हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे स्थान हैं और गंगानगर और ये जो गंगानगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसे स्थान हैं, वहाँ पर मैंने देखा है कि भैंसों और गायों के लिए कूलर लगाया होता है। भैंसों और गायों के लिए कूलर लगाया हुआ मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी अधिक होती है और वो अपने पशुओं को बिल्कुल ठाट बाट से सही तरीके से रखते हैं, क्योंकि उनसे दूध उत्पादन अधिक होता है और वो उत्पादन अधिक देती है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी गाय और भैंसों को सही सिस्टम से सही तरीके से रखते हैं। तो गाय भैंस, जो भारत एक ऐसा देश है जो गाय भैंस के लिए भी कूलर लगाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्राउड होना चाहिए आपको कि भारत एक रंगीला देश है। अगला सवाल है हमारा, भैंस की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली देसी नस्ल पूछी है यहाँ पर। भैंस की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली देसी नस्ल। ये सवाल मेरे को लगता है रिपीटेड हो गया। 1 सेकंड रुकिए। सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली भैंस की नस्ल बता दिया था मैंने, भदावरी थी। अच्छा, ये सवाल थोड़ा मिसप्रिंट है। इस सवाल में सवाल ये रहा, ये नहीं है। हाँ, ये सवाल है। ये भैंस की सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली देसी नस्ल पूछा था, ये इसका जवाब भी क्या हो जाएगा, भदावरी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल है हमारा, भैंस की सबसे भारी नस्ल है। भैंस की सबसे भारी नस्ल पूछा है यहाँ पर। भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी होगी? ऑप्शन ए मुर्रा, ऑप्शन बी जाफराबादी, ऑप्शन सी नीली रावी और ऑप्शन डी भदावरी। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी? भैंस की सबसे भारी नस्ल बतानी है आपको, ए, बी, सी या डी? जिसने जाफराबादी जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो भैंस की सबसे भारी नस्ल होती है वो कौन सी होती है? भैंस की सबसे भारी नस्ल होती है जाफराबादी। कौन सी होती है? जाफराबादी नस्ल सबसे भारी होती है। और ये भैंस की जो भारी नस्ल है, इसको याद करने का ट्रिक ये है कि ये देखो, जाफराबादी था, जाफराबादी, ये शब्द कितना बड़ा है। और इसके अलावा जो भी भैंस की नस्लें हैं ना, उन सब का शब्द जो है वो छोटा है। तो जो थारपारकर है वो गाय की नस्ल है, तो उसका आप समझ सकते हो कि सर थारपारकर नाम भी तो बड़ा है, तो वो थारपारकर तो गाय की नस्ल है और ये जाफराबादी भैंस की नस्ल है। तो भैंस की नस्लों में जो सबसे ज़्यादा लंबा नाम मिलेगा वो इसी जाफराबादी का ही मिलेगा। और लंबा यानी कि बड़ा, बड़ा यानी कि भारी। तो इससे समझ लेना आप कि लंबा है, बड़ा नाम है
और लंबा बड़ा नाम है तो वो भारी नाम होगा, भारी नाम होगा तो भारी नस्ल समझ जाना, भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी होगी, जाफराबादी होगी। अगला सवाल है हमारा, देखो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट अभी तत्काल में लाइव जुड़े हैं वो शाम को बायोलॉजी की 8:30 बजे क्लास होगी, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाइए, लिंक पर ओके करना, इस क्लास के ख़त्म होने के बाद या अभी भी कर सकते हो, उस पर ओके करना। और जैसे ही आप क्लास पर जाओगे वहाँ पर सेट रिमाइंडर का ऑप्शन होगा, तो सेट रिमाइंडर या अलार्म का ऑप्शन होगा, वैसे सेट रिमाइंडर लिखा हुआ आता है, उसको अलार्म बोल सकते हैं, तो उस पर ओके करोगे तो आपके अलार्म सेट हो जाएगा। जैसे ही हम लाइव आएंगे, हमारी क्लास हम चालू करेंगे, वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, और साथ ही क्लास को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर की क्लासेस चलती रहती है, लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, थ्योरी भी चलेगी, और महासंग्राम होगा, रसायन विज्ञान का महासंग्राम होगा 27 तारीख को शाम को 8:30 बजे, तो उस दिन आपको पधारना है। सवाल है, भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल, भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल बताना है आपको, मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी और भदावरी। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। जिसने ए ऑप्शन दिया है भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल मुर्रा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल होती है वो कौन सी होती है, मुर्रा नस्ल होती है। अगर मुर्रा नस्ल का अगर आपसे कलर पूछ लिया जाए या रंग पूछ लिया जाए कैसा होता है, तो मुर्रा नस्ल का जो कलर होता है वो बहुत गाढ़ा काला होता है। कौन सा होता है, बहुत गाढ़ा काला होता है और बहुत काले कलर की होती है ये। और अगर आपसे भदावरी का पूछ लिया जाए तो भदावरी का कौन सा होगा, भदावरी का होगा तांबे के जैसा लालिमा लिए हुए, तो तांबे के जैसा लालिमा लिए हुए तो भदावरी का हो जाएगा। और मुर्रा का क्या होगा, मुर्रा का होगा काला कलर, बहुत ज़्यादा गाढ़ा काला कलर। तो ये सवाल भी पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल बतानी है आपको, जर्सी, रेड डेन, नीली या होल्स्टीन फ्रीजियन। जर्सी, रेड डेन, नीली रावी या होल्स्टीन फ्रीजियन। बताइए जल्दी से, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। जिसने जर्सी जवाब दिया है आपका जवाब गलत है, और जिसने होल्स्टीन फ्रीजियन जवाब दिया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम HF, तो HF डीलक्स नहीं, होल्स्टीन फ्रीजियन HF। हाँ, तो ये क्या है, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, विदेशी नस्ल है, होल्स्टीन फ्रीजियन बोलते हैं इसको। इसके दूध में वसा की मात्रा जो होती है वो लगभग 4 से 4.5% होती है, और सबसे अधिक विदेशी नस्लों में जो वसा पाई जाती है वो जर्सी गाय के दूध में पाई जाती है, लगभग 6%। कितने प्रतिशत पाई जाती है, लगभग 6% पाई जाती है। तो जो जर्सी गाय का जो दूध होता है उसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होगी, लगभग 6%, और होल्स्टीन फ्रीजियन में लगभग 4.5%। और दूध सबसे ज़्यादा होल्स्टीन फ्रीजियन देगी, जबकि वसा सबसे ज़्यादा जर्सी के दूध में होगी। तो ये सवाल था हमारा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, जर्सी नस्ल का मूल स्थान बताना है आपको, जर्सी नस्ल का मूल स्थान बताना है आपको, कौन सा है, जर्सी द्वीप, इटली, फ्रांस या डेनमार्क। फिर मैं आपको बताऊंगा डेनमार्क के बारे में कुछ जानकारी, दिलचस्प जानकारी। जर्सी नस्ल का मूल स्थान बताइए, जर्सी द्वीप, इटली, फ्रांस और डेनमार्क। जर्सी द्वीप, इटली, फ्रांस और डेनमार्क। जिसने जवाब दिया है जर्सी द्वीप, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसका जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो माना जाता है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। क्या माना जाता है, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और इटली, फ्रांस, डेनमार्क नहीं है। अब डेनमार्क से याद आया कि जो डेनमार्क है, राजस्थान का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेनमार्क किसे कहा जाता है, राजस्थान का डेनमार्क किसे बोला जाता है, क्योंकि ये सवाल राजस्थान का डेनमार्क किसे कहते हैं जेट में पीछे पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का डेनमार्क किसे कहते हैं, तो राजस्थान का डेनमार्क हम किसे कहते हैं, राजस्थान का डेनमार्क बोला जाता है बीकानेर को। किसको बोला जाता है, बीकानेर को बोला जाता है राजस्थान का डेनमार्क। ऐसे याद रख लेना, डेनमार्क में भी क्या आ रहा है और बीकानेर में भी क्या आ रहा है। तो इस हिसाब से डेनमार्क भी 4 शब्द है, बीकानेर भी 4 शब्द है। इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ा करिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अगला सवाल है हमारा,
सवारी के लिए उपयुक्त ऊँट की नस्ल बतानी है आपको। सवारी के लिए उपयुक्त ऊँट की नस्ल है बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी या कोई नहीं। बताइए जल्दी से, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी या कोई नहीं। सवारी के लिए कौन से ऊँट उपयुक्त होते हैं? सवारी के लिए कौन से ऊँट उपयुक्त होते हैं? बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला, सवारी के लिए उपयुक्त ऊँट बीकानेरी, बिल्कुल सही जवाब है। बीकानेरी दो चीज़ें फेमस है, देखो, एक तो बीकानेरी भुजिया फेमस है और दूसरा बीकानेरी ऊँट भी बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये जो ऊँट होते हैं ये सवारी के लिए उपयुक्त माने जाते हैं और इनकी जो नस्ल मानी जाती है वो भी उपयुक्त मानी जाती है। तो बीकानेरी ऊँट समझ गए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो भी कहाँ पर है? ऊँट अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। तो आप समझ गए होंगे कि ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सब सुनना फिर उसके बाद में जवाब देना। क्वेश्चन ये है, पशुओं का वह समूह जो रंग रूप, आकृति, शरीर, आकार, लक्षण, वापस से देखो, रंग रूप, आकृति, शारीरिक आकार, लक्षण व उपयोगिता आदि गुणों में समान हो। वो सब गुणों में समान होता है। पशुओं का समूह है कोई, वो समूह क्या है? रंग में भी समान है, शारीरिक आकृति में भी समान है, लक्षण भी उसके सेम है और उसकी उपयोगिता वो भी सेम है। तो लगभग सारे गुण उसके समान हो तो वो क्या कहलाएगा? समूह, नस्ल, किस्म या कोई नहीं। ए, बी, सी और डी। समूह कहलाएगा, नस्ल कहलाएगा, किस्म कहलाएगा या कोई नहीं? बताइए जल्दी से, क्या कहलाएगा? जिसने ए जवाब दिया है समूह, बिल्कुल गलत जवाब है आपका, समूह नहीं कहलाएगा और वो कहलाएगा नस्ल। बी वाला ऑप्शन सही है। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखो, पशुओं का जो समूह है उनकी रंग रूप क्या है? रंग सबका समान है, सपोज दैट सबका रंग है वो तांबे जैसा लाल है। शारीरिक आकृति भी सबकी समान है, सब शारीरिक आकृति भी कैसी है? सबकी शारीरिक आकृति भी लगभग समान है। आकार भी उनका सेम है, उनका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। बदावरी जो नस्ल होती है उसका आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, क्योंकि हम बदावरी नस्ल की ही अभी बात कर रहे हैं। और उपयोगिता भी लगभग समान है। सब जो दूध दे रही है उसके सभी गायों भैंसों के दूध में क्या है? 13% वसा पाई जा रही है। तो समझ गए आप। देखो, रंग रूप की बात हुई, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बदावरी नस्ल के बारे में बात कर रहा हूँ। रंग की बात करें तो बदावरी का रंग कैसा होता है? लालिमा लिए हुए होता है, तांबे जैसा लालिमा लिए हुए होता है। फिर आपसे पूछ लें आकृति शारीरिक, तो शरीर की आकृति कैसी होती है? उसकी आकृति होती है त्रिभुजाकार। आगे से, जैसे ये भी आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, इस कर्सर में देखिए इसका जो मेन आगे वाला पॉइंट है वो तीखा है और पीछे से चौड़ा है। तो इसी प्रकार की वो नस्ल होती है। सेम ऐसी नहीं होती है, लेकिन उसकी शरीर की रचना इससे मिलती जुलती होती है। तो ये उसका लक्षण हो गया। फिर अब उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता क्या हो जाएगी उसकी? जो उसका दूध उत्पादन है और उसके दूध में जो वसा की मात्रा है वो उसका उपयोगिता हो जाएगी। तो ये सब कुछ समान होता है, तो सब कुछ समान होता है तो वो कहलाता है नस्ल। क्या कहलाता है? नस्ल या ब्रीड। उसको इंग्लिश में हम ब्रीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीड बोलते हैं। तो पशुओं का वह समूह जो रंग रूप, आकृति, शारीरिक आकार, लक्षण व उपयोगिता आदि गुणों में समान हो वह क्या कहलाएगा? वह नस्ल कहलाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो नए बच्चे हैं वो कमेंट करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।